अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट सर्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स इन ओकरा और आज का हमारा टॉपिक है सर्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक्स इन चिलीज। चिलीज जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। वर्ल्ड वाइड जो पाई जाती हैं ग्रीन चिलीज होती हैं, रेड चिलीज होती हैं। इसके अलावा डिफरेंट और भी इसकी जो है वेराइटीज अवेलेबल होती हैं। ओके, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ चिलीज। इसको हम बोटेनिकल इसका जो नेम है दैट इज कैप्सिकम एनुअम। और इसकी डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं वर्ल्ड वाइड। तो जो वाइल्ड स्पीशीज हैं या वाइल्ड टाइप्स हैं दोज आर कॉल्ड एज डिप्लॉयड स्पीशीज। और उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है दैट इज डिप्लॉयड नंबर उसका जो है दैट इज 24। ओके, इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसकी फ्लोरल बायोलॉजी या रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के बारे में हम इसकी बात करते हैं तो वो बात करने से पहले हम देखते हैं कि हमें क्या-क्या जो है इक्विपमेंट चाहिए होता है फॉर इमैस्कुलेशन एंड क्रॉसिंग पर्पसेस इन फील्ड। तो जैसे बाकी क्रॉप्स में होता है इसी तरह इसमें भी है। आपको पेट्री डिशेस चाहिए होती हैं, यू नीड फोरसेप्स, पॉइंटेड फोरसेप्स होनी चाहिए, यू शुड हैव कैमल हेयर ब्रश। उसके अलावा आपके पास टैग्स होने चाहिए, मिथाइलेटेड स्पिरिट हो सकती है या 95% इथेनॉल का आपके पास स्प्रे हो सकता है इन द स्प्रे बॉटल। ओके, इसके अलावा आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो है मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। फिर उसके बाद आपके पास पेयर ऑफ सिजर्स होने चाहिए और फोरसेप्स होने चाहिए। थ्रेड्स होने चाहिए आपके पास डिफरेंट कलर्स के फॉर द टैगिंग पर्पसेस। थ्रेड्स आप डिफरेंट कलर के इसके ऊपर लगाकर उससे भी इसको जो है नॉमिनेट कर सकते हैं कि कौन से फ्लावर की जो है पोलिनेशन कंप्लीट हो चुकी है और कौन से के अंदर अभी नहीं हुई है, किसकी पोलिनेशन जो है वो हो चुकी है और किसके अंदर एमास्कुलेशन हो चुकी है और किसमें अभी नहीं हुई। ओके, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये पेंटामेरस इसको इसका फ्लावर होता है। पेंटामेरस फ्लावर का मतलब ये है इट हैज 5 पेटल्स इन द वाइल्ड टाइप। और कुछ स्पीशीज इसकी ऐसी भी हैं या कुछ वेराइटीज ऐसी हैं जिसके अंदर जो उसका फ्लोरल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि उसमें 5 to 7 लोब्स मौजूद होते हैं जहाँ से पेटल्स ने निकलना होता है। तो क्वाइट शोई होता है ये भी, जिस तरह ओकरा होता है। क्रोमोसोम नंबर मैंने आपको इसका बता दिया दैट इज 24। कुछ वेराइटीज में इसके जो लोब्स हैं कल्टीवर्स के अंदर पेटल्स जो होते हैं लार्ज फ्रूटेड जो वेराइटीज हैं उसमें 5 to 7 इसके अंदर लोब्स होते हैं, पेटल जहाँ से निकलते हैं या कोरोला लोब्स भी उनको बोला जाता है। ओके, जो स्टेमन्स होते हैं दोज आर ऑल्टरनेट टू द पेटल्स। इट मीन्स के जहाँ से पेटल ने उसमें से पेटल ने ग्रो करना है उसके साथ वाली जगह पे यानी उसके ऑल्टरनेटिवली इसके स्टेमन जो हैं वो डेवलप होते हैं। ओके, और वो भी इतने ही नंबर के होते हैं जितने उसके अंदर पेटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी वैरायटी में 5 पेटल्स मौजूद हैं तो उसके अंदर 5 ही जो हैं वो स्टेमन्स अवेलेबल होंगे। ओके, एंथिसिस की अगर हम इसमें बात करते हैं तो एंथिसिस का प्रोसेस जो होता है वो स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने के बाद शुरू होता है और हाफ आवर से लेकर 5.5 घंटे तक या 5.5 आवर्स तक कंटिन्यू रहता है। तो एंथर्स डेहिस कर जाते हैं इस ड्यूरेशन में आफ्टर द रिसेप्टिविटी ऑफ द स्टिग्मा। और जो एंथिसिस का प्रोसेस का टाइम होता है इसमें वो सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है इन इवनिंग, सॉरी इन मॉर्निंग। जिस तरह बाकी डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर भी एंथिसिस का टाइम, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा होता है विद द सनराइज, सनलाइट ज़्यादा होती जाती है तो उसकी वजह से उसके अंदर एंथिसिस का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाता है और कंप्लीट भी उसी ड्यूरेशन में हो जाता है। क्योंकि जब अगर 9 बजे के बाद आप टाइम देखें तो उस टाइम टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो एंथिसिस का प्रोसेस जो है वहाँ पर उस टेम्परेचर को विथस्टैंड नहीं करता और वो वहाँ पे रुक जाता है। अच्छा, और जो इसके अंदर फ्लावर्स की ओपनिंग का टाइम होता है दैट इज 2 to 3 days। यानी जब फ्लावर ने फर्स्ट फ्लावर ने ओपन होना है तो वो फील्ड में 2 से 3 दिन तक इस तरह से उसकी फ्लावर ओपन रहता है। उसके बाद उसके अंदर पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम ये बात कर लेते हैं कि ये फ्लावर जो है दिस इज आल्सो प्रोटोगाइनस टाइप फ्लावर। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टिग्मा पार्ट है वो रिसेप्टिव हो जाता है पहले बिफोर द मेल पार्ट्स। तो पोलन ग्रेन्स जो है वो बाद में मैच्योर होंगे और पहले जो है उसका स्टिग्मा वो मैच्योर या रिसेप्टिव हो जाएगा। तो जब वो स्टिग्मा पहले मैच्योर या रिसेप्टिव हो जाएगा तो पोलिनेशन के लिए हेल्प मिलेगी। और पोलिनेशन की इसके अंदर टाइम की जो मैक्सिमम
आप ये समझ लें कि इसके अंदर मैक्सिमम पोलिनेशन जो है या मैक्सिमम सक्सेस जो मिलती है पोलिनेशन की, वो उसी दिन, अगर जिस दिन स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ है, अगर आपने सेम डे उसके अंदर पोलिनेशन करवा ली है, तो वो उसके अंदर जो फ्रूट सेटिंग होगी वो मैक्सिमम होगी। तो चिलीज के लिए ज़रूरी है कि आप बजाय इसके कि पहले फ्लावर को इमेस्कुलेट करें और उसके बाद पोलन ग्रेन की उसके ऊपर शेडिंग करवाएं स्टिग्मा पर लाकर, तो इसके लिए इस तरह नहीं होता। इसके लिए इसमें ये ज़रूरी है कि जिस दिन उसके अंदर स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ है, एट द सेम डे आप क्या करें, उसकी पोलिनेशन करवा लें, यानी पोलन या एंथर्स जो है आप उसके ऊपर शेडिंग करवा लें ताकि पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। जब वो पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर इसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है। तो हाईली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, बट इसके अंदर जो क्रॉस पोलिनेशन की रेशियो है वो किसी भी दूसरी क्रॉप से ज़्यादा होती है। तो ये रेंज करती है बिटवीन 2 टू 90%, अप टू 90% इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है, एंड दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कल्टीवार और इंसेक्ट पॉपुलेशन वहाँ पे जो मौजूद है, काइंड उनकी या उनका नंबर, जितने भी वो वहाँ पे विजिटर्स अवेलेबल हैं, इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये टोटल डिपेंड करवाती हैं पोलिनेशन के ऊपर कि इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होगी या क्रॉस पोलिनेशन होगी। अच्छा, जब फ्लावर ओपन होगा एट द सेम टाइम आपने उसके ओपन होते साथ ही उसके अंदर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा। यू शुड ट्राई टू पोलिनेट द फ्लावर ऑन द सेम डे जिस दिन उसके अंदर फ्लावर की ओपनिंग हुई है। तो इसके अलावा अगर आपने इसमें सेल्फ पोलिनेशन मेंटेन करनी है, तो सेल्फ पोलिनेशन मेंटेन करने के लिए यू शुड बी विजिलेंट अबाउट द डिस्टेंसिंग ऑफ द प्लांट्स, ताकि उसके अंदर आपके क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं। तो मिनिमम सेफर आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है इसमें, दैट इज 600 फीट। तो 600 फीट के बाद अगर कोई और प्लांट आपने ग्रो किया है, तो वहां से इस प्लांट तक आने के लिए पोलन को जो है वो उसके चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं और क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट द इमेस्कुलेशन प्रोसेस इन चिलीज, हम किस तरह से इसके अंदर इमेस्कुलेशन जो है वो कर सकते हैं। सिंस एंथर डिhiscence स्टार्ट्स आफ्टर 1 आवर ऑफ एंथेसिस, जब एंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के अंदर एंथर्स जो हैं वो डिहिस होने शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स के पोलन ग्रेन्स उसमें से बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगे। तो आप उस टाइम पे जब उसके अंदर एंथ्रोडेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, उसी वक्त आप उसके अंदर इमेस्कुलेशन फ्लावर में कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप उसके अंदर पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो भी करवा सकते हैं। फ्लावर्स में भी इमेस्कुलेटेड इन द अर्ली मॉर्निंग और इन लेट आफ्टरनून। उसकी रीज़न ये होती है कि ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं वो दोबारा से प्लांट के ऊपर मौजूद होते हैं इन अर्ली मॉर्निंग, और आफ्टरनून के अंदर दोबारा आने लग जाते हैं प्लांट के ऊपर। तो इस तरह से एक तो प्लांट का टर्गर जो है वो दोबारा रिकवर होने लग जाता है, स्टिफनेस आ जाती है उसके अंदर, और दूसरा ये कि वो फ्रेश होता है उस टाइम। तो टेम्परेचर भी थोड़ा सा लो डाउन हो चुका होता है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उस टाइम पर करवाई हुई इमेस्कुलेशन और पोलिनेशन जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होती है। सो बिगिन इमेस्कुलेशन बाय रिमूविंग द पेटल्स। सबसे पहले आप उसके वो जो पेटल्स, जो पेंटामेरस पेटल्स होते हैं, यानी 5 इन नंबर होते हैं, आप सबसे पहले उसको रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के बाद आपके पास स्पेयर नीडल्स होंगी, उसकी मदद से आप उसको स्कूप आउट कर देते हैं जो उसके अंदर स्टिग्मा, सॉरी, जो एंथर्स उसमें मौजूद होते हैं। तो आप उनको स्पेयर नीडल की मदद से, जो थोड़ी सी आगे से चौड़ी होती है, इस तरह की नीडल से आपने उसके एंथर्स जो है वो रिमूव कर देने होते हैं। तो इसके अंदर ख्याल ये रखना होता है पेटल्स को रिमूव करते हुए और एंथर्स को रिमूव करते हुए कि जो पिस्टल पार्ट है यानी स्टिग्मा पार्ट है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर वो डैमेज हो जाएगा तो उसके अंदर पोलिनेशन का या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली कैरी आउट नहीं हो सकेगा। तो पोलन कलेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास वही स्पेयर नीडल होगी, यानी मेल प्लांट से आपने पोलन जो ऑब्टेन करना है उसके लिए आपको स्पेयर नीडल की ज़रूरत पड़ती है, और अगेन आप स्कूप आउट कर लेते हैं उन एंथर्स को ऐसे प्लांट्स पे से। तो जो वो प्लांट होंगे जहाँ से मेल पोलन आपने कलेक्ट करना है, उनको मैच्योर होना चाहिए और अनडिहाइज्ड उसके अंदर एंथर्स होने चाहिए। इट मीन्स के उसके अंदर मैच्योरिटी एंथर्स में आ चुकी होगी, बट
उसके अंदर अभी तक एंथर्स की शेडिंग जो है वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ होगा। एंथर्स मैच्योर ज़रूर हो चुके होंगे, बट उसके अंदर पोलन शेडिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो ऐसे एंथर्स को आपने कलेक्ट करना है। और इसके अलावा दूसरा मेथड स्पेयर नीडल के अलावा होता है फोर्सेप्स का, जिस तरह हम बाकी क्रॉप्स में करते हैं। सेम लाइक टू दैट आप क्या करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स आप एंथर्स रिमूव कर लेंगे और उनको आप कलेक्ट कर लेंगे किसी एक ऐसी पेट्री डिश के अंदर, या आपके पास वैक्स पेपर हो सकता है। वैक्स पेपर के अंदर आप उसको कलेक्ट कर लेंगे और उसके अलावा आपने उस वैक्स पेपर के अंदर उसको कलेक्ट करने के बाद उस वैक्स पेपर को आपने जो ड्राइंग बॉक्स होता है, यानी उसको ड्राई करने वाला जो बॉक्स होता है, उसमें आपने उसको स्टोर कर लेना। और उसके साथ, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर दोबारा डेवलप ना हो, आप उसके अंदर जो सिलिका जेल होती है वो रख सकते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट की उसके अंदर आपको मिलती हैं, छोटी छोटी पुड़ियाँ मिलती हैं ये कहते हैं, तो उनके अंदर वो आप रख देंगे ताकि उसमें दोबारा मॉइस्चर डेवलप ना हो सके। तो इस तरह से जो एंथर्स हैं वो आपके ज़्यादा देर तक वाइबल रह सकते हैं, और नंबर्स भी उनके ज़्यादा आपके पास जो हैं वो कलेक्ट हो सकते हैं। So pollens for crossing can be obtained at any time of the day. मैंने पहले बता दिया, with the most abundant and viable pollens coming from freshly dehisced anthers. ड्राइड पोलन्स कैन बी स्टोर्ड। इसके अब आप अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो आपने ड्राई करना है सबसे पहले तो पोलन को। और अगर आप उसे रूम टेम्परेचर पर रखते हैं विच इज़ 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस तरह से आपका पोलन वायबल रह सकता है फॉर 1 to 2 डेज। और अगर आपको इससे ज़्यादा देर के लिए पोलन को स्टोर करना है तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, या आप उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है आप उसे मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपने उसके अंदर सिलिका जेल या कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रख दिया है, तो वो वाइबल रहेगा 1 मंथ के लिए एट द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप उसे रेफ्रिजरेटर में या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं तो दैट विल रिमेन वाइबल फॉर 1 वीक। अच्छा, फ्रेशली डिहाइज्ड एंथर्स कैन बी टच्ड डायरेक्टली टू स्टिग्मा। जब आपने क्रॉस पोलिनेशन करवानी है पोलन कलेक्ट करने के बाद, तो आप एक तो जो स्टिग्मा होगा उसके साथ आप डायरेक्टली ऑब्टेन जो आपके पास फ्रेश पोलन होंगे उनको आप ले जाकर उसके साथ उसके स्टिग्मा के साथ टच करवा सकते हैं, रब करवा सकते हैं। तो इस तरह से उसके अंदर पोलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा इसके अंदर मेथड होता है पोलिनेशन रिंग यूज किया जाता है, जनरली यूज टू कैरी द पोलन। उस रिंग के अंदर आपने जो है एंथर्स रख लेने हैं और उसकी मदद से आपने ले जाकर स्टिग्मा वाले फ्लावर पे यानी फीमेल प्लांट के ऊपर, उस प्लांट पे जिसके अंदर आपने जिस प्लांट को इमेस्कुलेट कर लिया है और उसको एज ए फीमेल प्लांट आप ट्रीट कर रहे हैं, उसमें ले जाकर आप उस रिंग की मदद से उसमें पोलिनेशन करवा सकते हैं। और दिस प्रोसेस इज रिपीटेड until all the emasculated flowers are pollinated और ऑल द पोलन्स आर गॉन। या तो आपके तमाम पोलन जो है वो यूज हो चुके होंगे, या आपकी पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। अच्छा, पोलिनेशन का टाइम जो है वो दैट इज इम्पोर्टेंट। सुबह 10 बजे भी आप करवा सकते हैं, जब उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो थोड़ा सा मौजूद होगा फ्लावर के अंदर, टर्जिडिटी उसकी बरकरार होगी। या आप इन आफ्टरनून ये काम करवा सकते हैं जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इन्वायरमेंट के अंदर वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने ये पोलिनेशन करवा ली तो आपने इसको टाई अप करना है विद डिफरेंट कलर्ड थ्रेड्स। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसमें टैग्स अगर आप नहीं यूज करते तो जो पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं जिसमें क्रॉस पोलिनेशन आपने कर दी होती है, उसको आपने कलर्ड स्ट्रिंग्स के साथ या थ्रेड्स के साथ आपने उसको लूजली टाई अप कर देना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से फ्लावर के अंदर आपने जो है पोलिनेशन का प्रोसेस को कंप्लीट करवा दिया है और कौन से में अभी नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने सेल्फिंग करवाई है तो सेल्फिंग वाले फ्लावर के ऊपर आप क्या करेंगे कि आप वाइट कलर का थ्रेड लगाएंगे, ताकि वो डिफरेंटली आपको नजर आ सके बाकी फ्लावर से जिसके अंदर आपने क्रॉस पोलिनेशन करवाई। तो पोलिनेटेड फ्लावर शुड बी चेक periodically। और फिर उसके बाद अगर आपने क्रॉस पोलिनेशन के बाद आपके पास अगर क्लोजर विसिनिटी के अंदर फ्लावर्स मौजूद हैं जहाँ पे आपको ये शक हो या डाउट हो कि उसके अंदर अभी मजीद क्रॉस पोलिनेशन किसी और सोर्स से हो सकती है, तो आप उसके अराउंड एक चीज क्लॉथ जो है ऐसे स्टिग्मा के ऊपर जिसके ऊपर आपने क्रॉस पोलिनेशन जो है वो करवा दी है, तो उसके ऊपर आपने उसको बैक कर देना विद द हेल्प ऑफ चीज बैग। ठीक है, वो चीज बैग भी एक मिलता है, उसकी मदद से आपने उसे कवर कर देना है। और पीरियोडिकली आपने विजिट करना है फील्ड को।
फिर उसके बाद आप 4 से 6 दिनों के बाद जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो आप वो चीज़ क्लॉथ उस पे से रिमूव कर देंगे, ताकि उसके अंदर बाकी अपना जो प्रोसेस है ग्रोथ का, वो डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके। Okay, pollination success rate is generally 60 to 80% in this crop. One person can emasculate and pollinate approximately 400 flowers a day. एक दिन में एक इंसान जो है या एक लेबर वर्कर जो है या एक ब्रीडर जो है जिसने क्रॉसिंग करवानी है, वो अप्रॉक्सीमेटली 400 फ्लावर्स को एक दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो ये उसका जो है एफिशिएंसी है। सेल्फिंग के लिए आप क्या करेंगे, इंसेक्ट स्क्रीन ग्रीन हाउस के अंदर जहाँ पर इंसेक्ट्स मौजूद नहीं होंगे, ऐसे ग्रीन हाउस में आपने प्लांट्स को जो है सेल्फिंग करवानी है, ताकि उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस जो है वो जीरो हो जाएं। Several plants can be quickly served by gently touching flowers of each plant with different fingertips before again disinfecting the hands with alcohol or the methylated spirit. तो इसके अंदर आप क्या करेंगे कि आपने जस्ट उस फ्लावर को जो है वो डिफरेंट फिंगर से टच करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि एंथर्स जो है वो शेड कर जाएंगे और उसी के स्टिग्मा को, जो ऑलरेडी रिसेप्टिव हो चुका होता है फ्लावर पे, वो उसके ऊपर जाकर शेड हो जाएंगे और पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप उसमें सेल्फ पोलिनेशन जो है वो इजीली कैरी आउट करवा सकते हैं। क्रॉस पोलिनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड है स्पेयर नीडल की मदद से आपने एंथर्स को रिमूव करना होता है, और दूसरा मेथड उसके अंदर फोर्सेप की मदद से होता है। तो इस तरह से जब आप उसके एंथर्स रिमूव कर देते हैं और फिर उसके बाद आपने उसमें क्रॉस पोलिनेशन करवानी होती है, तो आपको पोलन ग्रेन कलेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम द मेल प्लांट, या जो डिजायर्ड आपके प्लांट्स हैं जिसको आपने एज ए मेल फ्लावर ट्रीट करना है, वहां से आप उसके पोलन को कलेक्ट करके स्टोर करेंगे ताकि वो वाइबल रहे और वाइबिलिटी मेंटेन रहे उसकी। तो फिर जब आप उसको क्रॉस पोलिनेशन करवाएंगे तो एमास्कुलेटेड फ्लावर के पास ले जाकर आप उसके एंथर्स को उसके साथ रब करेंगे, या मेल फ्लावर को ही आप वहां से कट करके ले आएंगे और उसका स्टेमन जो है वो इसके स्टिग्मा के साथ आप रब करेंगे। तो इस तरह से उसके अंदर पोलन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे और आगे पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। There are certain precautions in doing this selfing and crossing techniques in this chili plant. आपको ज़रूरी ये है कि यू शुड डिसइंफेक्ट द टूल्स एंड हैंड्स बिटवीन डिफरेंट क्रॉसेस। जब आप डिफरेंट क्रॉसेस बना रहे होंगे तो हर क्रॉस के बाद आपको अपने हाथों को डिसइंफेक्ट करना चाहिए, ताकि आपके हाथों पर मौजूद पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर जो आपका डिजायर्ड फ्लावर नहीं है उसको वो पोलिनेट ना कर दे। फिर इसके बाद फिंगर शुड नॉट बी मॉइस्ड डैम्प विद अल्कोहल व्हाइल टचिंग स्टिग्मास। आप यू कैन यूज द लेबल्स क्रॉस डेट ऑन बैम्बू स्टेक टू मार्क प्लांट। अगर आप उसके ऊपर थ्रेड्स वगैरह नहीं लगा रहे या आप टैग नहीं लगा रहे, तो आप उस प्लांट के साथ जो है वो एक बैम्बू स्टिक लगा देंगे और उसके ऊपर आप जो है वो टैग अपना मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से इसके अंदर सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अगर इसके अलावा आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।